ठीक है, हम चालू करते हैं। 1 मिनट। देखो आज का अपना टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और फिर क्लास के एंड में हम एक टॉपिक और करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई सरफेस है, सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई सरफेस है, और मान लो कि सरफेस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो, मान लो ए यहाँ पे ले लो, मान लो बी यहाँ पे ले लो, मान लो आप सी यहाँ पे ले लो, मान लो आप डी यहाँ पे ले लो, मान लो आप ई यहाँ पे ले लो, मान लो आप एफ यहाँ पे ले लो। तो अगर मान लो इन सब जगह आपका पोटेंशियल सेम है, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी इक्वल टू वी ई इक्वल टू वी एफ, तो ऐसा सरफेस, कैसा, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो और मान लो कि इन सब जगह अगर पोटेंशियल बराबर है, तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसका डेफिनेशन लिखो अपनी कॉपी में, सरफेस ऑन विच comma if at all the points, if at all the points value of potential is same, comma, then it is called as equipotential surface, then it is called as equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो, सब पॉइंट पे आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब अलग अलग बुक्स में, अलग अलग रेफरेंस में, सब जगह अलग अलग डेफिनेशन है। तुम्हें डेफिनेशन का मतलब पता होना चाहिए, सीधी सी बात ये होती है। ठीक है, तो लिख लो अपनी कॉपी में, तो सरफेस ऑन विच, ऐसा सरफेस, इफ एट ऑल द पॉइंट्स, मतलब उस सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो यार, उस सरफेस पे अगर सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल मतलब सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। लिख लो अपनी कॉपी में। आशीष भाई कोई डाउट है तो पूछो, शौर्य, यश कोई डाउट है तो पूछो इसमें। परीन तुमने अभी ज्वाइन किया है, डेफिनेशन लिख लिया अपनी कॉपी में कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो सरफेस ऑन विच इफ एट ऑल द पॉइंट्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम, तो ऐसा सरफेस जिसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, सब जगह पोटेंशियल बराबर है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आया तुम्हें समझ में कि कोई डाउट है? अच्छा ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अच्छा तुम्हें याद है परसों मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। याद है परसों मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट है ए, और मान लो ये एक पॉइंट है बी, और मान लो मुझे किसी चार्ज क्यू को ए से लेके बी तक लेके जाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क का फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। याद है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, तो मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ऐसे ही करते हैं अपन। ये फॉर्मूला याद है, तुम सबने लिखा हुआ है कॉपी में। तो अब लिखो प्रॉपर्टी नंबर 1। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो लिखो प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, तुम सब खुद मुझे बताओगे। सपोज करो कि मेरे पास ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और मान लो कि इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है, और मान लो ये पॉइंट बी है, और मान लो मुझे चार्ज क्यू को ए से लेके कहां तक लेके जाना है, बी पे। तो आप मुझे बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? सोचो सब कितना आएगा इसका आंसर। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, और मुझे एक चार्ज क्यू को ए से लेके बी तक लेके जाना है, तो आपको मुझे बताना है कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। सोचो सब क्या आएगा इसका आंसर।
सोचो कितना वर्क करना पड़ेगा, लगाओ दिमाग। तो वर्क क्या होता है देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की सबसे खास बात ये है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो मान लो ए पॉइंट पे आपका पोटेंशियल अगर वी है, तो बी पॉइंट पे भी आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी। तो वर्क डन क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इंटू चार्ज टेकन। तो वी माइनस वी इंटू क्यू, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलती है कि वर्क डन to move a charge on equipotential surface, work done to move a charge on equipotential surface is zero। पर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, सब पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। शौर्य आपका शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। शौर्य देखो ये प्रॉपर्टी समझ में आई कि अगर आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है, तो आपको कोई वर्क नहीं करना है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज टेकन। लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो बी का भी वी है, ए का भी वी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। आप कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। यश कोई डाउट है तो पूछो। वंश समझ में आया, स्वरा कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो यार। तो अगर एग्जाम में प्रूव करने को आ जाए ना, तो प्रूव भी तुम कर सकते हो, कोई हाई फाई चीज नहीं है। भानु तनु क्लियर हुआ, दिशा, आशीष भाई, आलिजा कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 उसमें लिखो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, two equipotential surfaces can never intersect each other, can never intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कि ये आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट, और मान लो आपके पास एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो इसका पोटेंशियल 40 वोल्ट। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो पॉइंट होगा, क्या इसके दो पोटेंशियल होंगे क्या, 20 और 40? तो एक पॉइंट के दो पोटेंशियल नहीं हो सकते, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लिख लो अपनी कॉपी में, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। वंश मैं बोल रहा हूं कि बेटा दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मान ले कि लाल कलर का एक सरफेस है, मान ले इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, और मान ले कि अपने पास एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मान ले काले कलर का, और मान ले कि इसका पोटेंशियल है 60 वोल्ट। अब वंश तू मुझे बता, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट जो इन दोनों पे है, अब इसका बता मुझे क्या होगा, क्या ये 20 वोल्ट का होगा या 60 वोल्ट का होगा, अपन पता नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो नहीं सकते, मतलब एक पॉइंट पे दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी हो नहीं सकते। इसका मतलब दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नहीं आया समझ में कि आ गया? रानू कोई डाउट है कि क्लियर हो गया? ठीक है, अब आओ प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। सारी प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है। एक सेकंड ना, ये कहां से आया है यार, किसी ने एनोटेशन बनाया क्या? तो अब लिखो प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो अपनी कॉपी में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर मैं बोलूं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो सामने दिख रहा है
L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा का भी यही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। मान लो कि मैं तुम्हें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस देता हूं। मान लो एक सरफेस है 60 वोल्ट वाला, मतलब इसके सब पॉइंट पे 60 वोल्ट का पोटेंशियल है, और मान लो एक 20 वोल्ट वाला, और मैं तुम्हें बोलूं कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होगी। तो मैं तुम्हें अभी ऊपर क्या लिखवाया, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरीके से होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और एरो कैसे बनाओगे? याद है परसों मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? उधर की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ पे 60 है, यहाँ 20 है। इस तरीके से बनाना है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? बता दो। इस एग्जाम्पल को लिख लो अपनी कॉपी में, और फिर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी किसके परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं यार, सीधी सी बात है। लिख लो इसको। और कोई डाउट है अब तक तो पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है अब तक तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब जिसे मान लो एग्जाम में ऐसा आ जाए, ये लिख लिया सबने? संयम लिख लिया? भानु तनु लिख लिया? दिशा? यस सर। ओके यार, चलो ये लिख लिया तो यार एक क्वेश्चन अब तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, और मैंने तुम्हें तीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं। तीन। एक मैंने आपको ये दे रखा है जो मान लो 60 वोल्ट का है। एक मैंने मान लो आपको ये दे रखा है जो मान लो 40 वोल्ट का है। एक मैंने मान लो आपको ये दे रखा है जो 10 वोल्ट का है। तो अगर मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो कैसे करोगे? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप कैसे करना, देखो इस तरीके से। एक तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए यहाँ पे, या भी परपेंडिकुलर, या भी परपेंडिकुलर, और फिर ऐसे ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, और यहाँ पे सब परपेंडिकुलर का सिंबल बना देना। मान लो दिख नहीं भी रहा हो सामने वाले को, तो उसको पता पड़ जाएगी तुम तो परपेंडिकुलर ही बनाना चाह रहे थे। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो डायरेक्शन ऐसे होगी। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? और कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये आपको तीन सरफेस दे रखे हैं, और आपको ऐसी सरफेस मिल जाएंगे एग्जाम में, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो आप क्या करो, अपने दिमाग से ऐसा स्केच करते जाओ। बस याद रखना कि जब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस करे ना, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर का ऐसा सिंबल बना देना। और डायरेक्शन कैसे बनाओगे, मैंने तुम्हें सिखाया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बना दो इसका। और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो यार। दिशा कोई डाउट है? आशीष भाई कोई डाउट है किसी को तो पूछो। ठीक है यार, तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन अब तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। फॉर द गिवन electric field lines, for the given electric field lines, comma, draw one equipotential surface। तो आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताना है। तो तुम्हें एक काम करना है, इसको मैं एक एमसीक्यू बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताओगे कि उनमें से कौन सा आंसर है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दे रहा हूँ, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको बताना है कि इन चारों में से इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो सकता है।
सोचो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा, मतलब अप्रॉक्स बताना है तुम्हें, कौन सा इनमें से इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप हो सकता है। देखो कैसे करोगे, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, वाइस वर्सा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो आप ऐसा एक सरफेस बनाते जाओ, परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, बन गए। तो इस तरीके के आगे सरफेस बनेंगे, इस तरीके। और नहीं सही हम भाई, सी आएगा इसका आंसर, सी आएगा। और किसी को इसमें कुछ पूछना है, रानू कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ परपेंडिकुलर है ना, सेम देख, मैंने सब जगह परपेंडिकुलर बनाया है, ये देख। और देख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सरफेस के परपेंडिकुलर है सब जगह। ठीक है, अच्छा अब तुम सब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट लिखो, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको शेप्स याद रखना है। जैसे अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एक पॉइंट चार्ज का सरफेस दिखने में कैसा होगा, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए सरफेस कैसा होता है, स्फेयर। दूसरा, फिर कोई तुम्हें पूछे कि एक लीनियर चार्ज के लिए आपका सरफेस कैसा होता है, तो उसके लिए कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। फिर कोई तुम्हें पूछे सी, एक सरफेस चार्ज के लिए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो आपको बोलना है प्लेनर, प्लेनर इन नेचर। ये तीनों तुम्हें याद रखना है। तो एक पॉइंट चार्ज का सरफेस दिखने में कैसा होगा, स्फेरिकल। लीनियर चार्ज के लिए कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। सरफेस चार्ज के लिए कैसा होगा, प्लेनर। ये आपका शेप है और ये आपका टाइप ऑफ चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेयर, लीनियर चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल, सरफेस चार्ज के लिए प्लेनर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर कैसे, देखो बताता हूँ। पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर कैसे हुआ मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बार तीनों लिख लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे हो। लिख लिया, देखो अब तुम सुनो। तो तुम मुझे बताओ कि एक पॉइंट चार्ज क्यूब है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, ऐसी होती है। मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती कि नहीं होती है, बाहर की तरफ है। अब देखो अपन यहाँ पे एक इक्विपोलर सरफेस बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ से एक लाइन लो, जो मान लो परपेंडिकुलर कट करके यहाँ जा रही है, ये भी मान लो सब जगह परपेंडिकुलर, तो ये आपका सरफेस बन रहा है इक्विपोटेंशियल। है, बन गया स्फीयर। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ स्फेरिकल इन नेचर होता है। ठीक है, और अच्छा एक चीज तुम याद रखना, अभी क्लास के बाद मैं जब पीपीटी भेजूंगा ना ये वाली, तो ये डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। किसका, डायपोल का। ये तुम्हें बनाना है। तो ये तो डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये जो तुम्हें रेड रेड दिख रहा है ना, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये तुम्हारा होमवर्क है। मैं तुम्हें जब ये पीपीटी भेजूंगा ना तुम सबको, तो ये प्लीज बना लेना अपनी कॉपी में। क्या है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डायपोल। तो मान लो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, तो ये नहीं कि तुम भूल जाओ, ये तुम्हें बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, ये तुम्हें भेज दूंगा, तब बना लेना तुम लोग। नहीं, रानू सिर्फ बनाने को आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ज्यादा कुछ नहीं आता है, सिर्फ बनाने को आता है। या एग्जाम में दे देंगे कि बताओ कौन सा है, तो अपने को पता पड़ना चाहिए ना। तो बस ये तुम्हें याद रखना है। अच्छा, इसके साथ तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस टॉपिक पूरा होता है ना। अब अपन आ रहे नेक्स्ट टॉपिक पे। सरफेस के लिए प्लेनर था, संयम याद है, सरफेस के लिए प्लेनर। अगर तू भूल गया, याद ला दूं हाँ सर, ओके। कि अगर एक
अगर एक मान ले सरफेस चार्ज, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी थी, ऐसी थी, याद है? तो यस इसके सर। इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बना, तो देखिए प्लेनर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ तुम्हारा ये टॉपिक पूरा खत्म होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो या बोर्ड दे दो, तुम्हें पक्का इससे क्वेश्चन मिलेगा। बनाने को आता है, दे रखा होता है, समझने को आता है, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ जाता है, शेप पे क्वेश्चन आ जाता है ना, न्यूमेरिकल तक आ जाता है। तो आपको वो सब ट्राई करना है। न्यूमेरिकल तो वही वाला फॉर्मूला है जो परसों मैंने तुम्हें कराया था, और कोई फॉर्मूला नहीं है। अब लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, प्रॉपर्टीज। 6 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 6 प्रॉपर्टी है और मुझे टाइम लगेगा 2 क्लास कराने में, आज की और परसों की। एक एक प्रॉपर्टी तुम्हें समझते जाना है और करते जाना है। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लिख लो अपनी कॉपी में। फिर आज अपन शायद 2 प्रॉपर्टी कर पाएंगे। अच्छा, अब तुम सब ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब पता है तुम्हें? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। मतलब अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात फिट हो जानी चाहिए कि हम अभी मूविंग चार्जेस की बात तो कर ही नहीं रहे, हम उन चार्जेस की बात कर रहे हैं जो स्टेशनरी है, मतलब जो अपनी जगह पे फिक्स है। जो चार्ज क्या है? स्टेशनरी है। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो अपनी कॉपी में, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो अपनी कॉपी में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a neutral or charged conductor is always zero, is always zero. Net electric field inside a neutral और चार्ज कंडक्टर, देखो इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, मान लो अजीबो गरीब शेप का, और मान लो कि तुमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो याद रखना, अगर आपने इस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दे रखा है ना, तो भी कंडक्टर के अंदर आप कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो। मतलब एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए न्यूट्रल और चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। फिर लिखना इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैसे तो मैं लिखवा चुका हूं कि ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है, लेकिन वापस लिख लो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ऐसा क्यों होगा मैं तुम्हें समझाऊंगा, पहले लिख लो इस प्रॉपर्टी को। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए न्यूट्रल और चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा? अब तुम सब ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होगा तुम सब समझना। मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, और मान लो कि मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है? मान लो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो कि यार, मान लो तुम मानने को ही तैयार नहीं हो, नहीं सर ऐसा क्यों यार, चलो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला क्यू ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन होता है। तो एक्सलेरेशन कितना आएगा? ई माइनस ई बाय एम आएगा। और आप मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सलेरेशन है, तो एक्सलेरेशन का मतलब क्या है? एक्सलेरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन चलेगा
लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो चार्ज चलता ही नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो जीरो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन का मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो बचा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ है ये कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सलेरेशन होगा। फिर तुम लिखना सिंस एक्सलेरेशन इज जीरो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो कि सर फोर्स लगेगा तो एक्सलेरेशन होगा, एक्सलेरेशन होगा तो चार्ज चलेगा, लेकिन यार इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज चलता कहाँ है? तो जब चार्ज चलेगा ही नहीं तो चार्ज का एक्सलेरेशन जीरो, और चार्ज का एक्सलेरेशन जीरो तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो होगी। ये मत लिखना इधर वाला। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी। हाँ संयम भाई बोलो। अरे संयम ऐसा नहीं होता भाई। अगर तेरे घर पे मान ले कोई एल्यूमिनियम का वायर है तो उसमें चार्ज स्टेशनरी तो है। अगर एल्यूमिनियम वायर में करंट फ्लो कर रहा है तभी तो चार्ज चल रहा है। संयम कंडक्टर का मतलब होता है कि कंडक्टर के अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जिन इलेक्ट्रॉन को मूव करने में दिक्कत नहीं होगी। कंडक्टर का ये मतलब थोड़ी है कि चार्ज चलता ही रहेगा। अगर चार्ज चलेगा तो करंट फ्लो करेगा। कंडक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री मूविंग है, मतलब आराम से मूव कर सकते हैं। मतलब अगर तुम मूव कराना चाहे तो आराम से मूव कर सकते हैं। तुम मूव कराना चाहे तो, अगर तुम मूव नहीं कराना चाहे तो वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड और न्यूट्रल कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। क्योंकि अगला चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे ना, करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो करंट कैसे फ्लो करेगा? तो अभी तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में प्रॉपर्टी नंबर टू। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, electric field lines are perpendicular to surface of a charged conductor. Electric field lines are perpendicular to surface of a charged conductor. तो अगर आपके पास मान लो कोई चार्ज कंडक्टर है, जैसे मान लो ये कोई चार्ज कंडक्टर है, और मान लो कि मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के। तो कैसे होगी पता है? दिखने में ऐसे होगी, देखो। तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी? बाहर की तरफ। गलती से भी अंदर मत बना देना, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। तो अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनानी है, पर सरफेस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? हर जगह क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। जैसे मान लो कि मैंने किसी को नेगेटिव चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव की जगह क्या दे रखा है? मैंने नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो बस कोई डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भगाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बुलाता है। तो नेगेटिव करंट कैसी होगी? ऐसी। तो नेगेटिव करंट खाली एरो उल्टा हो जाएगा, होगी अभी भी क्या? सब जगह परपेंडिकुलर, मतलब ऐसी नहीं हो सकती, ऐसे कोई एंगल नहीं बन सकता। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो कैसे होगी? ऐसा परपेंडिकुलर होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। कैसे होती हैं? सब जगह परपेंडिकुलर। पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। बना लो अपनी कॉपी में।
ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। हाँ, अंदर वंश अंदर हमेशा जीरो ही रहती है। एक चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही रहती है। वो इनसाइड जा ही नहीं रही बेटा, यहीं रुक रही है, अंदर जा ही नहीं रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव पे चालू होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। अच्छा, तुम सबको याद है कि किसी भी सरफेस के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। याद है कि नहीं याद है? गॉस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और नेट फ्लक्स का एक और फॉर्मूला क्या है? ई ए कॉस थीटा, है ना? तो इसी के बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। तो लिखो अपनी कॉपी में प्रॉपर्टी नंबर 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखो, देयर कैन बी no excess charge, there can be no excess charge inside a conductor in electrostatics। मतलब एक कंडक्टर के अंदर ना नेगेटिव चार्ज हो सकता है ना पॉजिटिव। मतलब इसका मतलब ये कि कंडक्टर के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, नेट जीरो हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा पॉजिटिव नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो एक्सेस चार्ज, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही है, कंडक्टर के अंदर प्रोटॉन भी होंगे, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं हो सकते। अब ऐसा क्यों होगा? देखो, मान लो कि ये कोई आपके पास चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और सपोज एक्सेस चार्ज इज क्यू। मान लो कि इसके अंदर कोई चार्ज क्यू है, मान लो, कि तुम मानने को ही तैयार नहीं हो कि सर आप प्रूव करके बताओ कि अंदर क्यों चार्ज नहीं रह सकता, है ना? ऐसा क्यों है कि अंदर चार्ज नहीं रह सकता? सपोज करो कि एक्सेस चार्ज क्यू है, तो आप मुझे बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब इस क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन। और नेट फ्लक्स क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है। लेकिन आप मुझे बताओ, मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। तो जब ई जीरो है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब एक कंडक्टर के अंदर बिल्कुल भी एक्सेस चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल भी। जितना अंदर नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, दोनों न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। अंदर आप एक्सेस चार्ज नहीं रख सकते। ये नहीं कि नहीं सर मेरे कंडक्टर के अंदर तो नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, नहीं, नहीं हो सकता। एक कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज हमेशा कितना होता है? जीरो ही होता है। सो देयर कैन बी नो एक्सेस चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर तुम मानने को तैयार नहीं हो तो प्रूफ कैसे करोगे? तो प्रूफ करने का तरीका है ये, सपोज एक्सेस चार्ज इज क्यू। तो एक्सेस चार्ज है तो भाई चार्ज है तो फ्लक्स भी होगा, तो फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी जीरो। एप्सिलॉन नॉट उधर गया तो क्यू कितना आ गया? जीरो आ गया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर इसमें चार्ज तो होता है, बट सर स्टेशनरी होता है ना सर? हाँ चार्ज तो होता है। कौन सा चार्ज? देख तहसीन, एक्सेस नहीं होता है, बस एक्सेस नहीं होता, इसका मतलब होता है, लिमिटेड अंदर होता है। जितना नेगेटिव होगा उतना ही अंदर पॉजिटिव भी होगा। मतलब जितने अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो वो न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हो सकता, जितना नेगेटिव उतना यस पॉजिटिव है होगा, एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। यस सर, तो ये भी स्टेशनरी है ना सर? हाँ स्टेशनरी है। ओके सर। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, बस एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, फिर अपन क्लास खत्म कर देंगे। पर जो दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लेना, क्योंकि बाकी तीन प्रॉपर्टी आगे अभी आज नहीं कराता हूँ, आज वैसे भी बहुत लोड कर दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, लिख लिया सबने ये?
ठीक है यार। तो अगर मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट विल हैपन टू एनी एडिशनल चार्ज प्लेस्ड इनसाइड कंडक्टर। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार चलो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं कि भाई कंडक्टर में एडिशनल चार्ज अंदर नहीं रह सकता। सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, पर मान लो कि मैं कोई -2 कूलम का चार्ज यहां पे लाके रख दूं, तो क्या होगा? तो ध्यान से देखना क्या होगा। जैसे ही तुम यहाँ -2 कूलम रखोगे ना, ये चार्ज आपका भाग के कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अंदर चार्ज नहीं रह सकता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। क्योंकि अगर अंदर चार्ज है तो अंदर क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो मतलब करंट फ्लो करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करंट तो फ्लो करता ही नहीं है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, मतलब अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने मान लो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रख भी दिया, तो वो चार्ज भाग के कहां पे आ जाता है? सरफेस पे। तो आपको लिखना है चार्ज विल मूव टू द आउटर सरफेस। क्या लिखना है? चार्ज विल मूव टू, यहां पे डबल कोट में लिखना, आउटर सरफेस। कि तुम्हारी बुक के पीछे का एडिशनल क्वेश्चन भी है। चार्ज विल मूव टू आउटर सरफेस, बाहर वाले सरफेस पे मूव कर जाएगा, है ना। बस एक एमसीक्यू तुम्हें करना है, टाइम कम है, थोड़ा जल्दी करना, फिर अपन खत्म करके नेक्स्ट क्लास में फिर आज भी क्विज भेजूंगा मैं तुम्हें, रोज क्विज भेज रहा हूँ। क्विज तुम्हें सबमिट करना है यार, प्लीज यार, तुम्हारी तरफ से इतना चाहिए मुझे कि तुम क्विज तो सबमिट करो। So what will happen to any additional charge? तो charge will move to the surface. तो बस एक लास्ट एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है, वो एमसीक्यू आपके लिए ये रहा। देखते हैं किन किन का सही जवाब आता है। सपोज करो कि ये आपके पास एक कंडक्टर है जो अंदर से होलो है, मतलब अंदर एक छेद है, यहाँ होलो है। और सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि यार मैंने इसको 2 कूलम का एडिशनल चार्ज दिया यहाँ पे, तो आपको बताना है, इसके अंदर रखा मैंने इनसाइड, तो आपको बताना है इस चार्ज के साथ क्या होगा। चार ऑप्शन आपके पास, ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसके साथ क्या होगा। क्या सारा का सारा चार्ज अंदर वाले सरफेस में मूव कर जाएगा, कि सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, कि 1 कूलम अंदर रहेगा, 1 कूलम बाहर, 1 कूलम अंदर, कि आपका जो 2 कूलम है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। क्या होगा सोचो। तो इस 2 कूलम में से क्या होगा? क्या सारा का सारा चार्ज अंदर वाले सरफेस पे चला जाएगा, कि सारा का सारा चार्ज बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा, कि आपका चार्ज आधा बाहर वाले पे आधा अंदर वाले पे आ जाएगा, कि आपका 2 कूलम वहां का वहीं रहेगा? क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट है, इसका आंसर बी है। मतलब तुम सबने ध्यान से सुना, द चार्ज विल मूव टू द आउटर सरफेस। आपका चार्ज कहां मूव कर जाएगा? बाहर वाले सरफेस पे। करेक्ट है, यही इसका आंसर है। और कोई डाउट है तो आप तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो पहली 3 प्रॉपर्टी खत्म होती है, इक्वी पोटेंशियल की 4 प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें लिखवाई है, डेफिनेशन लिखवाई है। अब मैं तुम्हें क्विज भेजूंगा, वो तुम्हें सबमिट करना है। और कुछ पूछना है तो पूछो।